हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से लेके आए हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था। एक मैंने बताया था कि जो सभी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, पर्यावरण से संबंधित, और जो हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन मैंने बताया था कि आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, चाहे एसएससी का हो, चाहे पीसीएस हो, या रेलवे का हो, या हमारा सीटेट हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, उससे अछूता नहीं है। ये मैंने बताया था, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है आजकल। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। अब साइंस में एक ये टॉपिक है, इसको नॉर्मली हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। इसके हमने एनवायरनमेंट वन टू इस तरह से हमने पढ़े थे। पहले में एनवायरनमेंट का परिचय पढ़ा था, सेकंड वाले में हमने बहुत सारी अवस्थाएं देखी थी कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है, ये सब देखा था। और आज तीसरे में हम शुरुआत करेंगे उसी का अगला पार्ट। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये उन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं, इससे हमारे पुलिस के कोई भी एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन बनते हैं, हमारा रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन बनते हैं। और इसको करने के बाद, ध्यान से करने के बाद, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और वो वही क्वेश्चन आंसर्स है जो लगभग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और आपका स्वागत है नेचर विद साइंस में। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, या पहले के वीडियो अच्छे लगे हों, तो आप लाइक कमेंट शेयर करें, और अपने कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, या कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो वो भी जरूर बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैविक अंतःक्रिया। जैविक अंतःक्रिया की बात करें कि जैविक अंतःक्रिया, हमने दो तरह के कंपोनेंट्स पहले देखे थे, बायोटिक, अबायोटिक, जैविक और अजैविक। अब हम बात, क्योंकि मेन फोकस पे किस पे करना है, जैविक पे। क्यों? क्योंकि हम क्या है, जैविक है, बायोटिक कंपाउंड है, हम एबायोटिक नहीं है। जैविक अंतःक्रियाएं मतलब जीवों के बीच में होने वाली क्रियाएं, उनके बीच में। जैविक अंतःक्रियाएं वे संबंध है, ठीक है, क्या है, जैविक अंतःक्रियाएं वे संबंध हैं जिनके माध्यम से किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाला जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं मतलब एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई उनका आपस में रिएक्शन, या कोई, हम जैसे चेन होती है ना कोई आपस में, उनके बीच में केमिकल्स के बीच में, ऐसे ही यहाँ पे जीवों के बीच में आपस में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। Biotic interactions refer to the relationships through which living organism within an ecosystem influence each other। आगे ना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, influence each other। इसका क्या है, अगर हम बात करें इसके मुख्य प्रभाव क्या है, अस्तित्व, प्रजनन और जनसंख्या आकार, ये इन चीजों को प्रभावित करते हैं। ये सब चीजें किसको प्रभावित करते हैं, मुख्य भाई, इसको अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसके मुख्य प्रभाव की अगर बात करें, इसको यहाँ शॉर्ट में बना के दिया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसको, इनके अस्तित्व को, सर्वाइवल को इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो कहीं पे एक ही स्पीसीज है, किसके साथ अंतःक्रिया करेगी, एक स्पीसीज अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन एंड जनसंख्या का आकार भी उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैविक अंतःक्रिया। अब जैविक अंतःक्रिया में अगर हम आगे बढ़े, जैविक अंतःक्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, हम जो जैविक अंतःक्रियाएं हैं उनको क्लासिफाई करेंगे। अगर उनको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस, ठीक है, अगर हम बायोटिक इंटरेक्शंस को क्लासिफाई करें, ठीक है, ये क्या है, जैविक बायोटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस, ठीक है, यहां पे देखो प्लस प्लस, ये साइंस से दिखा रखा है, ये समझाऊंगा ये साइंस क्या है। पता है, एसएससी सीजीएल में एक बार इस तरह के क्वेश्चन बन गए, साइन और वो आ गया, और उसमें ऑप्शन ऐसे दिए, बच्चे कंफ्यूज कि यार प्लस माइनस मैथ का क्वेश्चन है या साइंस का क्वेश्चन है, क्या है ये। क्योंकि हम इस टॉपिक को नॉर्मली क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी आपको ये सब इजी लगेंगे। ठीक है, इसमें पहला है म्यूटेलिज्म, ठीक है, दूसरा है कॉमनलिज्म, तीसरा है पैरासिटिज्म, और चौथा है एमिनेलिज्म, और पांचवा है कंपटीशन। ये हमारी जैविक अंतःक्रियाएं जो है, बायोटिक इंटरेक्शन है, इनको अगर क्लासिफाई करेंगे तो कितने तरह के हैं, 5 तरह के, 5 टाइप्स है। म्यूटेलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म, पैरासिटिज्म, एमिनेलिज्म एंड कंपटीशन। अब हम इन पांचों के बारे में ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पांचों पे बनते हैं।
और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सकारात्मक अंतःक्रियाएं, अब ये दो तरह की होंगी, एक होंगी पॉजिटिव और एक होंगी नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव इंटरेक्शन है। पॉजिटिव इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की अंतःक्रियाओं में एक या दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं और किसी को हानि नहीं होती। मतलब क्या है यहाँ पे कि पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में, मतलब जिनके भी बीच में दो जातियां हैं, दो प्रजातियां हैं, उनके बीच में जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, या तो एक दूसरे को बेनिफिट दे रही है या एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है। ठीक है, इन पॉजिटिव इंटरेक्शंस वन और बोथ स्पीसीज बेनिफिट विदाउट कॉजिंग हार्म टू एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी दूसरी ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना उसको क्या कर रही है, बेनिफिट पहुंचा रही है, उसको कोई ना कोई सहयोग दे रही है। पहला आता है पारस्परिकता या सहजीवन, जिसे हमने क्या कहा था, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, पारस मतलब सहजीवन। ये जो दो प्लस है ये दो स्पीसीज के लिए हैं, जिनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है उन दो के लिए है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दो प्लस का मतलब ये है कि दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हुए दोनों को बेनिफिट दे रही है। वो उसको कोई ना कोई फायदा दे रही है, वो उसको कोई ना कोई फायदा दे रही है। ठीक है, कैसे दे रही है, दो प्रजातियों के बीच ऐसा निकट संबंध जिससे दोनों को लाभ होता है, बोथ आर क्या है, बेनिफिट होता है दोनों को, दो और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, लाभ दे रही है, और दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। A close association between two species in which both benefit and often depend on each other. Example lichen, most important है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। lichen is a example of सहजीवन, म्यूचुअलिज्म सहजीवन का एग्जाम्पल है। और लाइकेन एक अकेला जीव नहीं है, लाइकेन में किसको कहा जाता है, दो जीवों को मिला के, शैवाल प्लस कवक। हम कह सकते हैं लाइकेन इक्वल टू शैवाल प्लस कवक, ये दोनों आपस में मिलकर रहते हैं, उसे मिलकर रहने को लाइकेन कहा गया है। यहाँ पे शैवाल होता है, शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। कवक जो होता है हमारा, सॉरी ये कवल लिखा गया, कवक, कवक मतलब वायरस, वायरस को उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है उसको। ठीक है, तो इस तरह दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, और दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। ये न्यूट्रिशन नहीं देगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस इसको फूड नहीं देगा। न्यूट्रिशन मींस फोटोसिंथेसिस में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब इसको देगा ये, और रहने के लिए इसको स्पेस भी देगा। तो हमारा लाइकेन, लाइकेन एल्गी एंड फंगी, ठीक है, सॉरी कवक है ये, वायरस नहीं है, फंगी है। ठीक है, कवक, कवक को क्या कहेंगे, फंगी, वायरस को हम वायरस ही कहेंगे। ठीक है, तो लाइकेन शैवाल और एक कवक का सहजीवन है। माइकोराइजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा क्या है, फंगी और प्लांट रूट्स, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर फंगस होती है। देखो हम कहते हैं फंगी, फंगस, ये तो नुकसान करेगा, लेकिन यहाँ पे ये फंगस क्या है, प्लांट जो है उनकी जड़ों में पाई जाती है, और ये उनको बेनिफिट पहुंचा रहा है। मतलब ये रूट है उसके अंदर रह रहे हैं, पेड़ उनको रहने के लिए एक जगह दे रहे हैं, और ये रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा रहे हैं, उसका अवशोषण क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, पारस्परिकता या सहजीवन या म्यूचुअलिज्म, दो प्रजातियों के बीच ऐसा निकट संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है, वे एक दूसरे पर निर्भर करती है। पहला लाइकेन, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच का संबंध, माइकोराइजा फंगी और प्लांट रूट्स, और ये प्लांट रूट्स कौन से हैं, हायर प्लांट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। अगला आता है हमारा सहभोजिता। सहभोजिता देखो प्लस और जीरो, इट मींस इनमें से एक स्पीसीज को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, और दूसरी है उसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, वो उसको नुकसान, फायदा नहीं हो रहा लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा, वो अप्रभावित है। एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी को न लाभान्वित होती है और न ही प्रभावित, मतलब ना ही हानि होती है उसको किसी तरह की। वन स्पीसीज बेनिफिट वाइल द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। एग्जाम्पल, रिमोर मछली और शार्क।
शार्क एक बड़ी मछली होती है, उसके क्या होता है, छोटी छोटी मछलियां उसके चिपक जाती हैं। वो रीमोर मछली, वो क्या करती है, शार्क जब खाती है किसी चीज को तो उसके जो छड़ा गला जो बचा छोटा छोटे मोटे टुकड़े जो हो जाते हैं उनको ये खाती है। तो यहाँ पे ये रिमोर मछली है, ये क्या है, इसको मतलब इसको बेनिफिट पहुंच रहा है, लेकिन शार्क को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, शार्क अप्रभावित है, लेकिन इसके खाने पीने का काम चल रहा है रिमोर मछली का। समझ में आई सहभोजिता? एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी यहाँ पे अप्रभावित है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उसको नुकसान हो रहा है ना उसको फायदा हो रहा है। अगला आ रहा है परजीवी। परजीवी, देखो हम संबंध किसका पढ़ रहे हैं, फिर से याद दिला दो, दो प्रजातियों के बीच में आपस में अंतः क्रिया। अब यहाँ पे एक को क्या होगा, फायदा, और एक को क्या होगा, नुकसान। पॉजिटिव का मतलब बेनिफिट, नेगेटिव का मतलब उसको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। हमें पता है परजीविता, परजीवी पैरासिटिज्म, ठीक है। परजीवी को लाभ होता है जबकि मेजबान को हानि होती है, परंतु मेजबान तुरंत नहीं मरता। मेजबान मतलब परजीवी जिसके ऊपर है वो मेजबान। तो यहाँ पे परजीवी को बेनिफिट होता है क्योंकि वो मेजबान का उसका शोषण करता है, लेकिन मेजबान यहाँ उसी टाइम नहीं मरता है, मेजबान को मरने में टाइम लगता है। A parasite benefits while the host is harmed, but usually not killed immediately. ठीक है, ये परजीवी दो तरह के होंगे, ठीक है। बाह्य परजीवी, ठीक है, एक्टोपैरासाइट जो बाहर होते हैं, जू जोक, ठीक है। जू कहां होती है, बालों में होती है, और जोक क्या होती है, बॉडी पे कहीं भी चिपक जाती है और हमारा खून चूसती है, नॉर्मली बारिश के टाइम में निकलती है। अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, टैपवर्म और प्लाज्मोडियम। टैपवर्म क्या होते हैं, कुछ बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और कहते हैं ना उनको कुछ खाया पिया नहीं लगता, उनको दवाइयां देते हैं और फिर कीड़े निकलते हैं, वो टैपवर्म कहा जाता है। और प्लाज्मोडियम ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, बॉडी के अंदर ये हमारा शोषण करते हैं, और जिनमें ये होते हैं वो कभी भी देखोगे वो कितना ही खा लें वो बच्चे कभी ग्रो नहीं करते या बिल्कुल सिंगल हड्डी इस तरह से रहते हैं। तो उसका शोषण कर रहे हैं ना, एकदम से उसको मार थोड़ी रहे, लेकिन उसको धीरे धीरे पतला कर दिया है या उसको बिल्कुल ही कमजोर कर दिया है। तो यहाँ एक को क्या होगा, बेनिफिट, और जो मेजबान है उसको क्या होगी, हानि। प्लस एंड माइनस, इसे क्या कहेंगे हम, परजीविता। परभक्षण, दूसरे को खाना, परभक्षण, एक को प्लस एक को माइनस, इट मींस इसको फायदा हो रहा है और इसको नुकसान हो रहा है। एक जीव शिकारी दूसरे जीव शिकार को मारकर भोजन करता है, वन ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर किल अनदर प्रे फॉर फूड। एग्जाम्पल, शेर है वो शिकारी है, हिरण को मार के खा जाता है, ठीक है। तो शेर किसका परभक्षण कर रहा है, हिरण का। क्लियर? अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म मतलब इसे असहभोजिता भी कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रजाति को नुकसान हो रहा है, दूसरी प्रजाति को ना नुकसान हो रहा है ना बेनिफिट, और दूसरी अप्रभावित है। एक प्रजाति दूसरी की वृद्धि को रोकती है जबकि स्वयं अप्रभावित रहती है। उसकी वृद्धि को रोकती है मतलब नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है उसको, ठीक है, और स्वयं कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मस्त है। One species inhibits the growth of the another while remaining unaffected. दूसरी कोई इफेक्ट नहीं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है, पेनिसिलियम द्वारा एंटीबायोटिक का श्रवण। पेनिसिलियम एक बैक्टीरिया है जो किससे हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। ये एंटीबायोटिक का श्रावण होता है तो ये दूसरे की ग्रोथ को क्या कर देता है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देता है, और खुद के शेर के कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन में तो भाई दोनों को ही क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। दोनों प्रजातियां समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं और दोनों प्रभावित होती हैं। बोथ स्पीसीज compete for limited resources and both are negatively affected. टाइप, अंतर प्रजातीय और अंतः प्रजातीय, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब एक ही प्रजाति के बीच में अंतः प्रजातीय, और इंटर मतलब दो प्रजातियों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। तो ज्यादा खतरनाक कौन सी होगी, जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में होगी, वो ज्यादा घातक बन जाती है। तो क्लियर हुआ, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, दोनों ही प्रजातियां नेगेटिव आएंगी, क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक दूसरे को बेनिफिट नहीं पहुंचा रही है।
अब हमारा अगला आता है जनसंख्या पारिस्थितिकी, ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। यह पर्यावरण के संदर्भ में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या का क्या साइज है, घनत्व डेंसिटी और वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन है। क्योंकि पॉपुलेशन है, इकोलॉजी है, इकोलॉजी में हमने अभी जैविक अंतःक्रियाएं पढ़ी, तो जैविक अंतःक्रियाओं में हम भी तो आते हैं। तो जैविक अंतःक्रिया में उसका यहाँ पे हम उस पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडीज पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के रिलेशन में इन सब की स्टडी करेंगे हम, ठीक है। की टर्म्स की अगर बात करें यहाँ पे, जन्म दर नेशनलिटी, ठीक है, मृत्यु दर मोर्टेलिटी एंड अप्रवासन या उत्प्रवासन, इमिग्रेशन या एमिग्रेशन, ठीक है। जन्म दर कितनी है, बर्थ रेट क्या है, मृत्यु दर कितनी है, डेथ रेट क्या है, ठीक है। मान लो कहीं पे जन्म दर बहुत ज्यादा हो और मृत्यु दर बहुत कम हो, जनसंख्या का आकार बढ़ जाएगा। कहीं पे जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज्यादा है, जनसंख्या का आकार छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। इमिग्रेशन, ठीक है, आप्रवासन, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पॉपुलेशन का एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। एमिग्रेशन या उत्प्रवासन, जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पॉपुलेशन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके कितने प्रकार है। पहला जे, दूसरा एस। जे आकार में वृद्धि, ठीक है, जे आकार में वृद्धि कहां होगी, जहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधन जितने चाहिए उतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संसाधन असीमित है। एस आकार में यहाँ पे वहन क्षमता द्वारा नियंत्रित होंगे, कि यहाँ पे सब चीजें, ऐसा नहीं है कि संसाधन है वो है, यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है जे और एस। तो एक होगा जे आकार में वृद्धि, जे आकार में वृद्धि मतलब इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ करना शुरू करेगी, कर रही है, ग्रोथ कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है और ग्रोथ करती जा रही है। यहाँ पे क्या है, ग्रो करेगी करेगी करेगी, लेकिन उसके बाद फिर से ये कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल की जाएगी, कंट्रोल की जाएगी, फिर ग्रो करेगी, फिर कंट्रोल की जाएगी, फिर कंट्रोल की जाएगी। इसीलिए इनको कहा गया है जे आकार की वृद्धि, जहां पे संसाधनों की कमी ही नहीं है, और ऐसा आकार जहां संसाधन नियंत्रित है। जे शेप ग्रोथ एंड एस शेप ग्रोथ। पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। याद आया कुछ, हमने पहले भी पढ़ा था पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इसकी संरचनात्मक, उसकी स्ट्रक्चरल एंड क्रियात्मक, फंक्शनल यूनिट। A structural and functional unit formed by the interaction between organism and their physical environment, ठीक है। अगर इसके इतिहास की बात करें, इकोलॉजी जो हमारा, सॉरी, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम जो शब्द है उसका सबसे पहले किसने वर्ड किया, यूज किया, इन 1935 में सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया, टेंसले ने यूज किया। और इसको कार्यात्मक अवधारणा किसने दी, ऑडम ने दी। किसने दी, ऑडम। अब पारिस्थितिकी तंत्र हमारे कई तरह के होंगे। पहला हमारा है एक्वेटिक, ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें देखोगा स्थिर जल, जिसमें जल बहता हुआ नहीं होगा, झील और हमारे तालाब, ठीक है, ठीक है। लैंटिक मतलब स्थिर। दूसरा है प्रवाही जल, जिसमें नदी नाले, मतलब नदियां हैं, उसमें वाटर हमेशा फ्लो करता रहता है, नालों में फ्लो करता रहता है। और एक मैराइन, जिसमें हमारा समुद्री आ जाएगा, तीसरे तरह का। क्लियर है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगला आता है हमारा जलीय जीवों का वर्गीकरण। अब हम अगर हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स उनको क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो एक्चुअली, ये छोड़ दो इसको। प्लवक, जो ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, प्लैंक्टॉन्स कहते हैं उनको। नेक्टन, जो नीचे पानी के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, उन्हें नेक्टोन कहते हैं। और जो गहराई में पाए जाते हैं, समुद्र की तली में पाए जाते हैं, उनको बेंथोस कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले प्लवक, उससे नीचे नेक्टन और सबसे नीचे वाले बेंथोस। सुपोषण, यू ट्रॉफिकेशन, सुपोषण,
सर ये सुपोषण तो हम भी पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन लेना है, ये कौन सा सुपोषण आ गया? ये काफी इंपॉर्टेंट सुपोषण है। जब वाटर के अंदर पोषक तत्व, न्यूट्रिशन वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां पे क्या होती है, जो एल्गी होती है, जो शैवाल होती है, बहुत तगड़े तरीके से ग्रो कर जाती है। ठीक है, मतलब एक तरह से विस्फोट हो जाता है किसका, शैवाल का, एल्गी का। जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा से शैवाल वृद्धि बढ़ जाती है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर लीड टू एल्गी ग्रोथ। ठीक है, टाइप में नेचुरल, प्राकृतिक और दूसरा सांस्कृतिक। मतलब सांस्कृतिक कौन सा होगा, मानव जनित, हम मानव के द्वारा किया गया कि हमने किसी वजह से न्यूट्रिशन डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, प्राकृतिक नेचुरली हो गया कि नेचुरली उसके अंदर कहीं कुछ फ्लो करके सारा उसके अंदर चला गया, तो वो नेचुरली। और मानव जनित मतलब हमने किया, किसी वजह से हमने उसके अंदर कोई डाल दिया या कोई हमारा कैंटर वेंटर कुछ गिर गया तो उस वजह से। काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा शैवाल प्रस्फुटन। ठीक है, उसी का अगला पार्ट शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल की तीव्र वृद्धि जिससे ऑक्सीजन की कमी और जैव विविधता में गिरावट होती है। भाई शैवाल अगर ग्रो करेगी, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी कोजिंग ऑक्सीजन डिप्लेशन एंड बायोडायवर्सिटी लॉस। अब बहुत ज्यादा शैवाल ग्रो कर जाएगी तो वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो यूज कर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो बनाएगा फोटोसिंथेसिस वो तो एनवायरनमेंट में छोड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो वहां के जीव जंतु मरेंगे और बायोडायवर्सिटी का क्या होगा, नुकसान होगा। बायोडायवर्सिटी तभी तो होगी जब उसके अंदर, वाटर के अंदर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन होगी, तभी तो वहां पे बहुत सारे तरह की फिशेज, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। लेकिन यहाँ सवाल इतना बढ़ गया कि उसने प्लांट्स को भी ग्रो रोक दी और साथ में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से वहां पे बायोडायवर्सिटी लॉस भी हो गया। मृत क्षेत्र, डेड जोन, ये कौन सा सर, क्या आ गया? अरे कोई कुछ नहीं भाई, कम ऑक्सीजन वाला क्षेत्र जहां अधिकांश जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते। जलीय जीवों को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमने पढ़ा था छोटे थे तब, मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं जिससे वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। लो ऑक्सीजन एरिया वेयर मोस्ट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, एक्वेटिक लाइफ जहां सर्वाइव नहीं कर सकती हो। ये थोड़ा सा एक्चुअली मैंने, मेरे नोट्स थे तो सेम वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि ध्यान आपका इसी पे जाएगा बार बार, है ना। ये लो, सुंदर बना दिया ना, देखो मैंने। इकोसिस्टम, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। इकोसिस्टम इंटरेक्शन रेगुलेट स्टेबिलिटी एंड रिजिलेंस। इकोसिस्टम क्या करता है, इकोसिस्टम जो इंटरेक्शन है, जैविक अंतःक्रियाओं की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या करता है, रेगुलेट, किसको रेगुलेट करता है, स्टेबिलिटी को। से स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी, मतलब उसमें जित स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, और उसके अलावा रिजिलेंस, मतलब वो वहां पे सर्वाइव, प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगे, उनके अंदर उस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, रेजिलेंस आ जाएगी और वहां पे वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। एक्वेटिक डिग्रेडेशन इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड्स। ये क्या कह रहा है, एक्वेटिक डिग्रेडेशन, एक्वेटिक डिग्रेडेशन किस पे इंपैक्ट करेगा, फूड सिक्योरिटी। क्यों भाई, फूड सिक्योरिटी पे क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग फिश बहुत कम खाते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पे लोग एक्वेटिक फूड पे ही डिपेंड करते हैं। फिशेज वगैरह, चावल के साथ फिश, सब्जी के साथ फिश, हर चीज के साथ समुद्री, हमारे पास बहुत सारी ऐसी सब्जियां, सैलेड्स, जैसे कारा है, ये सब सैलेड में यूज होता है। तो अगर हम एक्वेटिक डिग्रेडेशन ऐसे ही करते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फूड सिक्योरिटी हमारी इफेक्टेड होगी, लाइवहुड्स भी हमारे जीव हैं वो भी हमारे इफेक्टेड होंगे। लिंक्ड विद एसडीजी 14 लाइव बिलो वाटर। ठीक है, ये अभी इसको छोड़े। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं एक्चुअली इसका बहुत बड़ा टॉपिक इसलिए लेके नहीं चल रहा क्योंकि अभी हमने जैविक अंतःक्रियाएं देखी, सहजीवन देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा असहजीवन था एक तरह से, उसके बाद हमने देखा परजीवी देखा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रतिस्पर्धा देखा, आपस में कंपटीशन देखा, वो सारी चीजें देखी।
तो इतना सा टॉपिक ही है, अगर इसको ही हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसमें से बहुत सारे हमारे सवाल आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा जो बचा हुआ उस टॉपिक पे आएंगे। अब हम बात करें जैविक अंतःक्रिया बायोटिक इंटरेक्शन का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित है। बायोटिक इंटरेक्शन का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित है? बायोटिक इंटरेक्शन प्राइमरली डील्स विद विच एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट के साथ डील करता है? अगर हम बात करें केवल ऊर्जा प्रवाह, बायोटिक में केवल ऊर्जा प्रवाह नहीं, जीवों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप्स अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, कुछ लग रहा है, भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स अकेले नहीं हो सकते, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल अकेला नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या होगा? डी। हमने पढ़ा था जैविक बायोटिक इंटरेक्शन क्या है? जीवों के बीच संबंध, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, देखें इसको अच्छे से। पिंटू अंकल को फोन करो। जैविक एंड बायोटिक इंटरेक्शन क्लियर हुआ। बायोटिक इंटरेक्शन में अगर हम बात करें, बायोटिक इंटरेक्शन प्राइमरली डील विद विच एस्पेक्ट्स, तो हमने देखा था बायोटिक इंटरेक्शन दो स्पीसीज के बीच में आपस में क्या है, आपस में उनके बीच में प्रतिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया है, वही हमारा क्या है, जीवों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप्स अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। अगला हमारा अगर हम बात करते हैं पारस्परिकता, म्यूटेलिज्म में प्रभाव का सही संयोजन कौन सा है? म्यूटेलिज्म में प्रभाव का सही संयोजन अगर हम बात करें म्यूटेलिज्म की, ठीक है, विच इज द करेक्ट इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इन म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म मैंने पढ़ाया था, आपको कुछ याद आ रहा है? याद करो फटाफट, ठीक है, बाहर जाके बुला के लाओ। दो याद आया? विच इज द करेक्ट इफेक्ट कॉम्बिनेशन इन म्यूटेलिज्म? करो करो, याद करो कुछ। देखो मैं पीछे चलूं, चलो चलो, कहां जा रहे हैं हम? पीछे, ठीक है, सहभोजिता आ गया, ठीक है, सहजीवन आ गया। ये देखो, ये हमारा क्या था? म्यूटेलिज्म, ठीक है। म्यूटेलिज्म, अगले हम म्यूटेलिज्म की अगर बात करें तो क्या था? म्यूटेलिज्म किसमें था? सकारात्मक अंतःक्रियाओं में था, पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बीच में था, ठीक है। और पॉजिटिव इंटरेक्शंस में हमारा सहजीवन जो हमारा है, ये म्यूटेलिज्म था। और अगर हम म्यूटेलिज्म की बात करें तो म्यूटेलिज्म में हमारा एग्जाम्पल किसका था? लाइकेन का एग्जाम्पल था, जो शैवाल और कवक के बीच में, यहां दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे थे? फायदा पहुंचा रहे थे, बेनिफिट दे रहे थे। तो अब हम अपने इस पे वापस आते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं सर, यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे, एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा अप्रभावित है, ठीक है, एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। इस दोनों को नुकसान हो रहा है ऐसा भी नहीं था, तो म्यूटेलिज्म ये होगा। म्यूटेलिज्म मतलब सह जीवन। कहां गया म्यूटेलिज्म भाई, कहां भाग गया? ये रहा, सह जीवन भी कहते हैं इसको। क्लियर बच्चों? देख लें इसको, समझ लें एक बार। समझ में आ गया? मतलब दोनों प्लस का मतलब दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, दोनों के इंटरेक्शन में किसी को नुकसान नहीं हो रहा। लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ परजीविता। परजीविता में कौन सा संबंध आएगा? एक तो पॉजिटिव आएगा और दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? मेजबान का क्या कर रहा है? वो शोषण कर रहा है मेजबान को, मेजबान का खून चूस रहा है वो, ठीक है। ये परजीविता हो गया। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा में हमने दोनों क्या देखे थे? दोनों ही क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को प्रभावित कर ले। कैसे? नेगेटिवली। बेटा आवाज लगा दो जोर से। दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? नेगेटिवली एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। पारस्परिकता, म्यूटेलिज्म, म्यूटेलिज्म में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? फायदा पहुंचा रहे थे, ठीक है। सहभोजिता, सहभोजिता में एक क्या था? पॉजिटिव था, और दूसरे को क्या कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। तो यहां पे आंसर कौन सा आएगा? लाइकेन किसका एग्जाम्पल है हमारा? म्यूटेलिज्म का। क्यों? ये कवक और शैवाल के बीच का संबंध है, जिसमें दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बेनिफिट दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं।
क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एसएससी में आया हुआ है। माइकोराइजा में कौन कौन शामिल है? माइकोराइजा कहाँ देखा था माइकोराइजा। आपको इतना दिमाग में क्लिक होना चाहिए, माइकोराइजा देखते ही आपको प्लस प्लस तो याद आ ही जाना चाहिए, है ना, प्लस प्लस आपको याद आ जाना चाहिए। कवक और शैवाल के बीच का संबंध हमने कौन सा देखा था? लाइकेन, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करें कवक और पौधों की जड़ें, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है, जीवाणु और पौधे, पौधे और पशु, भाई पौधे और पशु तो होंगे ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बात आती है कवक और पौधे की जड़ें, फंगी एंड प्लांट रूट्स, जीवाणु और पौधे, बैक्टीरिया और प्लांट। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कवक और पौधे की जड़ें। चलो बैक में चल के एक बार दिखा देता हूं कि कहां पे पढ़ा था, कहां पे, देखो आ गया आ गया, आजा भाई, कहां गया? ये देखो, माइकोराइजा स्टार लगाया था हमने, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। फंगी एंड प्लांट, कवक और प्लांट, क्लियर। आगे बढ़े, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइकोराइजा हमारा हो गया। रिमोर मछली, अरे सर कुछ याद आ गया, रिमोर मछली आपने बताया था। रिमोर मछली और शार्क का संबंध किसका उदाहरण है? यहाँ पे ये होते ही हमें याद आना चाहिए रिमोर, इसको तो कुछ फायदा पहुंच रहा था, लेकिन इस शेर पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। ये इस पे चिपक के रहती थी और ये जब कुछ खाती थी उसके टुकड़े बच जाते तो ये खा लेती थी, इसका पेट भर जाता था, इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? म्यूटलिज्म। सहजीवन का है? नहीं, क्यों? सहजीवन में क्या था? सहजीवन में दोनों प्लस प्लस थे। पैरासिटिज्म नहीं, इसमें एक प्लस था एक माइनस था, ठीक है। अब हमारा आ रहा है कॉमेनलिज्म एंड प्रेडेशन, कौन सा आएगा? चलो भाई, हमें तो फिर से आपको स्लाइड दिखाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि याद होना बहुत जरूरी है ना। इससे क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है आपका। कहाँ गया? हाँ, ये हमारा रिमोर मछली, ठीक है। वन स्पीसीज बेनिफिट व्हाइल द अदर नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, वो दूसरे को ना नुकसान पहुंचा रहा है ना फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। तो प्लस और जीरो वाला रिलेशन, प्लस और जीरो ये हमारा किसमें था? ये देखो, ये हमारा प्लस और जीरो, ठीक है, किसमें था? कॉमनलिज्म। इसे सहभोजिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहभोजिता। देखो मैं बार बार उस चीज को रिवाइज करवा रहा हूं, आपको भूलना नहीं है कैसे भी। अगर भूल गए तो हमारा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, और दूसरे को ये माइनस नहीं है, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। परजीविता में सही कथन कौन सा है? परजीवी, पैरासिटिज्म, तो इसमें सही कथन कौन सा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पैरासिटिज्म? मेजबान तुरंत मर जाता है? नहीं, हमने पढ़ा था तुरंत नहीं मरता, ठीक है। परजीवी को हानि होती है, पैरासाइट इज हार्म्ड। अरे परजीवी उसको हानि होती है, मेजबान को हानि होती है, ये नहीं होगा। परजीवी लाभान्वित होता है, दोनों को लाभ होता है, दोनों को तो मतलब ही नहीं। आंसर इज सी। क्या आंसर होगा इसका? सी आंसर होगा। परजीवी लाभान्वित होता है, लेकिन जो मेजबान होता है उसको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। जू और जोंक किस प्रकार के परजीवी है? बताया था, जू बालों में पाई जाती है, जोंक चिपक जाती है, खून चूसती है। क्या है ये? अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट्स हैं या एक्टोपैरासाइट? बाह्य परजीवी है भाई, ये शिकारी भी नहीं है, ये क्या है? बाह्य परजीवी। कुछ याद आया? और अंतः परजीवी की बात अगर हम करें तो कौन थे? टैपवर्म और प्लाज्मोडियम, ये हमारे अंतः परजीवी थे। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा। शेर और हिरण के बीच का संबंध, ओ माय गॉड, जंगल के राजा और हिरण भैया के बीच कौन सा संबंध? पैरासिटिज्म। क्या इसमें से कोई किसी के ऊपर परजीवी है? नो। कंपटीशन, कहां हिरण की औकात है बेचारे के शेर से कंपटीशन करे। प्रिडेशन एंड म्यूटिलिज्म, म्यूटिलिज्म हमने देखा था दोनों को बेनिफिट पहुंच रहा है,
यहाँ भाई किसको बेनिफिट नहीं, ये प्रिडिक्शन मतलब पर भक्षण। प्रिडिक्शन मतलब वो एक दूसरा क्या है, शेर उसको क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, उसको खा रहा है, वो क्या कहलाएगा, प्रेडेशन। अमेंसिलिज्म में प्रभाव का सही संयोजन है। हाँ भाई, अमेंसिलिज्म फिर याद दिलाना पड़ेगा क्या, अमेंसिलिज्म ये किसमें था, सहजीवन में था, म्यूटिलिज्म में था, याद आया कुछ, लाइकेन इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। ये हमारा किसमें था, कंपटीशन में था, कंपटीशन में था ना। ये हमारा रिमोर मछली वाला हमने पढ़ा था कुछ, है ना, शार्क मछली और रिमोर, कि शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, रिमोर उससे पॉजिटिवली प्रभावित हो रही थी, वही क्या था, अमेंसिलिज्म। चलो भाई फिर दिखा देते हैं एक बार, फिर से याद करना है आपको, क्या है, जितने बार रिवाइज करेंगे हम हमारा गलत नहीं होगा, सीधा हम उसका आंसर दिखा दें और वो गलत होगा। देखो, म्यूटिलिज्म दोनों बेनिफिट हो रहा है, कॉमेंसिलिज्म एक को मतलब फायदा, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पैरासिटिज्म एक क्या है, प्लस और एक माइनस, और एमेंसिलिज्म की अगर बात करें, हमारा क्या हो रहा है, एक को मतलब क्या कर रहा है, एक को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, अमेंसिलिज्म, देखो हम एक क्या है, इसको नुकसान हो रहा है, और दूसरे यहाँ पे मैंने पेनिसिलिन वाला देखा था, क्या कर रहा था वो, उसकी ग्रोथ को रोक दे रहा था, किसकी ग्रोथ को रोक दे रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे रहा था, तो ये हमारा अमेंसिलिज्म है, ठीक है। अब हम अगर बात करें अमेंसिलिज्म की, तो रिवीजन हुआ कि अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल भी तो इसमें साथ में याद हुआ, कौन सा एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमारा इसका क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा पेनिसिलियम बैक्टीरिया का। अब आगे अगर हम चलें, वही अगला क्वेश्चन, पेनिसिलियम द्वारा जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना किसका एग्जाम्पल है, जीवाणुओं की वृद्धि को अगर हम रोक देंगे तो किसका एग्जाम्पल है, एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म मतलब उसको एक की ग्रो रुक गई, दूसरा प्रभावित नहीं है, कंपटीशन दोनों को नेगेटिवली इफेक्ट है, ठीक है। पैरासिटिज्म एक को नुकसान, दूसरे को फायदा, ठीक है। म्यूटिलिज्म हमने देखा था, एक को फायदा, दूसरे को कुछ नहीं, क्लियर है, तो आंसर हमारा ये होगा। कंपटीशन याद आ जाना चाहिए, माइनस माइनस दोनों ही क्या होंगे, प्रभावित होंगे। कंपटीशन में सामान्यतः क्या होता है, कंपटीशन यूजुअली दोनों लाभान्वित होते हैं, अरे माइनस माइनस दोनों आगे मतलब ही नहीं, एक को लाभ एक को हानि, नो चांस, दोनों प्रभावित होते हैं, कोई प्रभाव नहीं, दोनों ही प्रभावित होते हैं, क्लियर। अंतः प्रजातीय एक ही प्रजाति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, अलग अलग प्रजातियों में, समान प्रजातियों के भीतर, शिकारी शिकारी में और परजीवी परजीवी में। पहले ही मैंने इसका आंसर बता दिया, समान प्रजाति के बीच में, मैंने क्या बताया, एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में। ये क्वेश्चन पता है हम क्यों गलत करते हैं, अंत में हम सोचते हैं नहीं दो अलग अलग प्रजातियों, और अंतरा में हम सोचते हैं नहीं अंतरा एक ही प्रजातियों के बीच में, नहीं, हम उल्टा कर जाते हैं। जनसंख्या पारिस्थिति का मुख्य फोकस, ठीक है, जनसंख्या का पारिस्थितिकी है, इसका मुख्य फोकस क्या है, ऊर्जा प्रवाह, नहीं हमने जनसंख्या पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह तो कुछ पढ़ा ही नहीं। जनसंख्या का आकार और घनत्व हमने कुछ देखा था ऐसा, जैव रासायनिक चक्र नो, खाद्य जाल नो, आंसर इज जनसंख्या का आकार और घनत्व। जे आकार जनसंख्या वृद्धि, मैंने कुछ एक ऐसा बनाया था और एक ऐसा बनाया था, कुछ याद आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है इधर से, कुछ एक मैंने ये ऐसा बनाया था और कुछ एक ऐसा बनाया था, हमने दो, कुछ याद आ रही है। तो जनसंख्या जे आकार जनसंख्या वृद्धि दर्शाती है, जे शेप्ड। सीमित संसाधन, कहां सीमित होते थे, ऐसे थोड़ी बढ़ती भाई साहब, ये नहीं आएगा। वहन क्षमता, वहन क्षमता हमने कुछ देखा था कि इस तरह से वो एस बन रहा था, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा, असीमित संसाधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है पुलिस में, कौन से पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, और शायद रेलवे में भी आया है ये 2002। आ गया एस आकार वृद्धि, ठीक है, फिर से हमने एक जे आकार देखी और एक एस आकार। एस आकार वृद्धि वक्र किससे नियंत्रित होता है, एस आकार वृद्धि वक्र
किससे? हमने एक वर्ड देखा, जन्म दर से नहीं, मृत्यु दर से नहीं, उत्प्रवासन से नहीं, हमने एक वर्ड उसमें आया था, वहन क्षमता। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये जे और एस वाला, क्योंकि जे और एस आता है तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं, मैथ का सवाल है या रीजनिंग का सवाल है, होता किसका है? एनवायरमेंट का। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम इसको इसका कोई कॉन्सेप्ट हो। पारिस्थितिकी शब्द हमें क्या करना है? याद करना है। हमने दो वैज्ञानिक देखे थे, ओडम और टेंसले, ठीक है, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? टेंसले ने, ठीक है ना। अब आगे ओडम वाला भी आ जाएगा, ओडम ने क्या दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र को कार्यात्मक इकाई के रूप में किसने बताया था? ठीक है, हमारे ओडम भाई साहब ने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। हु डिस्क्राइब द इकोसिस्टम एज ए फंक्शनल यूनिट? किस भाई साहब ने बताया था? ओडम भैया ने बताया था, है ना। और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? टेंसले ने। स्थिर जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हमने देखा था कि स्थिर जल, प्रवाह जल और लवणीय जल। नदी नहीं सर, ये तो बह रही है। नाला, ये भी बह रहा है। झील और समुद्र, समुद्र में भी लहरें आ रही हैं। झील हमारा स्थिर जल वाला एग्जाम्पल है। प्रवाही जल पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, फ्लोइंग वाटर, ठीक है, फ्लोइंग वाटर। अच्छा सर, फ्लोइंग वाटर, अरे सर फ्लोइंग वाटर मतलब पानी बह रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है। तो सर हमने पढ़ा था कुछ लॉटिक वर्ड, ध्यान आ रहा है कुछ प्रवाही जल वाला? देखो अभी एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया भाई प्रवाही जल हमारा? रिमोर मछली, क्वेश्चन ही हो रहे हैं, है ना। ये अभी हमारा, ये देखो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ा था हमने स्थिर जल, झील और तालाब, लैंटिक, लेक एंड पोन्ड। प्रवाही जल, लॉटिक, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नदी नाले, है ना, रिवर्स नदी, स्ट्रीम्स नाले। क्लियर है? देखो अब रिवाइज हो गया ना दोबारा से, अब तो मुझे लगता नहीं है भूलना चाहिए, या भूलोगे? कहाँ गए भाई, कहाँ से थे हमारा? ओके, तो हमारा लॉटिक इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े आगे। प्लवक, प्लैंकटन की मुख्य विशेषता क्या है? प्लैंकटन है, उनकी मुख्य विशेषता क्या है? सक्रिय तैराकी, जल पर रहना, जल धारा के साथ बहना, शिकार करना। सक्रिय तैराकी जैसी कोई चीज नहीं होती है, उनके अंदर होता है प्लैंकटन। सबसे पहले तो वाटर के ऊपर पाए जाते हैं, दूसरा जल की धारा के साथ बहते हैं, वो हमारे प्लैंकटन होते हैं। नेक्टन का उदाहरण मैंने बताया, सबसे पहले प्लैंकटन था ऊपर, उससे थोड़ा नीचे नेक्टोन था, उससे नीचे बैंथस था, ठीक है। तो अगर नेक्टोन की अगर हम बात करें, नेक्टन का उदाहरण है शैवाल। शैवाल कहाँ पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है। मछली, जीवाणु या डाइटम? डाइटम्स किसके हैं? बैंथोस का एग्जाम्पल है डाइटम, ठीक है, जीवाणु इसमें नहीं आएगा, ठीक है, शैवाल इसमें नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है? मछली। नेक्टन का एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाएगा? मछली। बैंथोस रहते हैं जल की सतह पर? नहीं भैया, जल की स्तंभ में नो, जल के तल में बिल्कुल। ओहो, यहाँ हवा कहाँ से आ गई भाई? ये तो ऑप्शन ही गलत डाल दिया है ना, ये तो उल्लू बनाने की कोशिश में है कि एक अलग है, चलो ये डाल देते हैं, ये तो वाटर के हवा आ जाएगा। जब हम नहीं पढ़ते ऐसे ही चूज करते हैं, अरे ये तीन तो एक जैसे हैं, ये होगा पक्का, और हम डी कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। गुलित ऑक्सीजन, ये हमने पढ़ा था कि जब हम शैवाल का प्रस्फुटन हो जाता है, शैवाल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो क्या वहां की एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, पढ़ा था, याद आ रहा है। घुलित ऑक्सीजन के बारे में सही कथन है, गर्म जल में अधिक, ठंडे जल में अधिक, तापमान से प्रभावित नहीं, केवल समुद्र में पाई जाती है। भाई केवल अगर समुद्र में ही पाई जाती तो सिंपल सी बात है, मछलियां समुद्र में ही होती, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे तालाब में भी मछलियां होती हैं, हमारे अगर एक्वेरियम में भी मछलियां होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो अब हम बात करें घुलित ऑक्सीजन की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ठंडे जल में ये अधिक पाई जाती है, गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि जब हम जल को गर्म करते हैं तो इससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन को इससे जोड़ के भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 3 ppm से कम, 3 ppm से कम डीओ का परिणाम होता है। डीओ मीन्स घुलित ऑक्सीजन, डीओ मतलब घुलित ऑक्सीजन, ठीक है।
डीओ बिलो 3 ppm रिजल्ट इन शैवाल की वृद्धि, ठीक है। 3 ppm से नीचे क्या होगा, शैवाल की वृद्धि होगी, ठीक है। मत्स्य मृत्यु मतलब मछलियां मरने लग जाएंगी, ठीक है। प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है। और जैव विविधता में वृद्धि, नहीं भाई, वृद्धि जब 3 ppm से कम हो जाएगी तो जैव विविधता में कमी होगी, प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी, मत्स्य मृत्यु बढ़ जाएगी, मछलियां मरना शुरू हो जाएगी। 3 ppm से मतलब बहुत कम है वहां पे वो ऑक्सीजन लेवल। सुपोषण पढ़ा था हमने, सुपोषण एक वर्ड, ठीक है। सुपोषण का मुख्य कारण है, मेन कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इज, सुपोषण यूट्रोफिकेशन, ठीक है। सुपोषण ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं, सुपोषण और ऑक्सीजन का कोई वो नहीं है, ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं। पोषक तत्वों की अधिकता हमने पढ़ा था और मैंने बताया था कहीं पे मानव की वजह से, मानव जनित कारणों से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, कहीं पे नेचुरल मतलब पानी कहीं से इकट्ठा होकर और सारा पोषण तत्व उसमें आ गए और उससे शैवाल की ग्रोथ बढ़ गई। कुछ याद आ रहा है? तो ये आएगा पोषक तत्वों की अधिकता। मानव जनित सुपोषण, देखो अगला ही क्वेश्चन वो आ गया, मानव जनित सुपोषण कहलाता है ह्यूमन इंड्यूस्ड, मानव जनित, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक। जी नहीं, प्राकृतिक नहीं कहलाएगा, जैविक नहीं कहलाएगा, रासायनिक नहीं कहलाएगा, सांस्कृतिक कहलाएगा। सांस्कृतिक की जगह मानव जनित भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर। शैवाल प्रस्फुटन में बीओडी क्यों बढ़ता है? वाई डज एल्गी ब्लूम इंक्रीज बीओडी, ठीक है। एल्गी ब्लूम में बीओडी क्यों बढ़ता है? प्रकाश बढ़ने से नहीं जी, श्वसन बढ़ने से नहीं जी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से नहीं, अपघटन के कारण, अपघटन मतलब जो उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सड़ गल जाती हैं और वो अपघटित हो जाती हैं, तो अपघटन की वजह से ऐसा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल प्रस्फुटन का मतलब शैवाल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि शैवाल को न्यूट्रिशन मिल गया और शैवाल बहुत ज्यादा ग्रो करता है। मृत क्षेत्र, डेड जोन, ऐसे ही कुछ बोला था मैंने, बनते हैं। डेड जोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, डेड जोन्स किसकी वजह से बनते हैं? उच्च डीओ वाले नहीं, अत्यधिक पोषक तत्व वाले, कम तापमान वाले, उच्च लवणता वाले। ओहो, ये तो सर सारे ही एक जैसे लग रहे हैं। क्यों भाई सारे एक जैसे कहां लग रहे हैं? अत्यधिक पोषक तत्व वाला जो है वो क्या बनते हैं? डेड जोन्स बनते हैं, क्योंकि वहां पे पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं? डेड जोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना है इसका, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डेड जोन और हम कहेंगे वहां पे तो सर उच्च नहीं, नहीं उच्च तो हो ही नहीं सकता, वहां कम तापमान हो गया होगा इसलिए सब मर गए होंगे और वो डेड जोन हो गया, और वो सवाल हमारा गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन इसीलिए अक्सर रिपीट किया जाता है। डेड जोन में कौन सा कारक न्यूनतम होता है? ठीक है, डेड जोन बनेगा क्यों कि उसमें कौन सा कारक न्यूनतम होगा? हमने देखा डेड जोन में क्या हो रहा था, किसकी वजह से? अपघटन की वजह से। अपघटन क्यों ज्यादा हो रहा था? शैवाल क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, है ना। शैवाल क्यों बढ़ गए? और शैवाल बढ़ गए थे तो हमने देखा था वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, ठीक है। तो डेड जोन में कौन सा कारक न्यूनतम हो गया? ऑक्सीजन, सिंपल। क्योंकि शैवाल का प्रस्फुटन बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल वहां पे कम हो गया, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो वहां पे अपघटन शुरू हो गया, अपघटन भी बहुत ज्यादा हो गया। क्लियर है? ये हमारे जैविक अंतःक्रिया से संबंधित आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध देखे, प्लस प्लस देखा, प्लस माइनस देखा, प्लस जीरो देखा, माइनस जीरो देखा, माइनस माइनस देखा, ठीक है। ये सारे संबंध आपको याद होने चाहिए, और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इस वीडियो को देख लेंगे, आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन आपको प्लस माइनस को समझना होगा कि प्लस माइनस का ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन मैथ का नहीं है, वो हमारे एनवायरमेंट में जैविक अंतःक्रियाओं का, बायोटिक इंटरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नेचर विद साइंस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स हैं उनके लिए इंतजार रहेगा कि आपको कौन सा टॉपिक क्या अच्छा लगा और उसमें आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो आपकी सजेशंस के लिए भी हम तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो अभी एक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें हमारे 2 वीडियो अभी और आने हैं, उसके बाद फिर हम बायो शुरू करेंगे, और बायोलॉजी का पार्ट मतलब इसमें शुरू करेंगे। बायोलॉजी के पार्ट में हम एनसीईआरटी को भी लेके चलेंगे और हमारे बाकी टॉपिक्स भी कवर करते हुए चलेंगे। जब हमारा बायोलॉजी का पार्ट कवर हो जाएगा उसके बाद हम केमिस्ट्री को करेंगे और केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स को करेंगे।
ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि जितने भी हमारे नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे का है, ठीक है, एसएससी सीजीएल है, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीटेट, आरटेट या और कौन सा एग्जाम, हम रेलवे की बात करें जिनके अंदर साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, वो और पीसीएस में हम लगभग कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भाई ऐसे बन भी जाते हैं नए क्वेश्चंस, तो 100% हम नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, तो वो हम लगभग कवर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे और मेरा फोकस रहेगा मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमारी पेपर के अंदर ये गड़बड़ रहती है कि हम क्वेश्चन से रूबरू नहीं होते, हम वो मैटर पढ़ लेते हैं और पढ़ा हुआ मैटर पे भी सवाल गलत हो जाता है। तो हम जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे सवाल गलत होने की संभावना कम से कम होगी। ओके दोस्तों, पढ़ते रहिए, एग्जाम्स क्रैक करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।